हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9th के पॉलिटिकल साइंस का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हमारे टेक्स्ट बुक से, उन सभी का हल हम लोग यहाँ जानेंगे। साथ ही उन उत्तर को सही तरीके से हम क्लियरफाई करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ों पर हम ध्यान दें तो इन प्रश्नों को आसानी से हम लिख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, इस वीडियो का मैं PDF भी आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। वीडियो का पासवर्ड जो है वो आपको इसी में मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और उनके क्या हल होने चाहिए। पहला है कि नीचे कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। यानी नीचे जो वाक्य दिए गए हैं सब में कुछ ना कुछ गलत है, आपको उन गलत चीज़ को ढूंढ लेना है और फिर उसको सही करके लिखना है। तो कैसे होगा, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। जैसे गलत वाक्य है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो इसका सही क्या होगा कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, ये शक वाली बात है या नहीं, ये गलत हो गया है, आप इसे नहीं लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है उसी तरह का ख है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही हर एक बात पर सहमत थे। यानी जो बात कही गई वो सभी लोग मानने को पहले से तैयार थे। तो ये यहाँ हर एक बात जो है गलत है, इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान की प्रस्तावना में कही गई बातों पर सहमत थे। यानी संविधान की हर बात पे सहमत नहीं थे, हाँ, प्रस्तावना में जो बातें थी उन पर वे लोग सहमत थे। ग है जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह ज़रूरी नहीं कि जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, परंतु जहाँ लोकतंत्र है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ संविधान तो है लेकिन साथ ही साथ राजा भी है। तो ऐसी स्थिति में वैसे देश को हम लोकतांत्रिक शासन वाले देश की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहाँ जो है संवैधानिक राजतंत्र है, यानी राजा भी रहते हैं और संविधान भी है। लेकिन हम लोकतांत्रिक केवल उन्हीं जगहों को कहते हैं जहाँ राजा नहीं होता है, शासन जो है केवल संविधान से चलता है। तो वही है कि यह ज़रूरी नहीं कि अगर जहाँ संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ लोकतंत्र होगी वहाँ संविधान होगा ही। घ है संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी देश के लिए सबसे बड़ा कानून होता है संविधान, इसलिए उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, चूँकि समाज में हो रहे बदलावों और लोगों की भावनाओं को साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे अभी वर्तमान को लेकर के बनाई गई है, चाहे कानून हो या जो भी बहुत सारे निर्णय होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, 20 साल बाद वो चीज़ें समान रहेगी, नहीं, बल्कि उनमें बदलाव की ज़रूरत महसूस होगी। तो ऐसे में उनमें बदलाव किया जाता है। अगर लोगों की भावनाओं को लेकर के चला जाए तो उसमें चेंजिंग होती है। ऐसे में भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून तो है ही, लेकिन इसके अलावा उसमें चेंजिंग भी किया जाता है। तो ये हमने जो है, जो पहला प्रश्न था उसमें जो गलतियां थी उनको सुधार करके लिख लिया। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। यानी जो दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव हो रहे थे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए
तो उनमें सबसे ज़्यादा टकराव वाली कौन सी बात थी? तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर हमारा होगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। तो अश्वेत जो थे, जैसे काले लोग हो गए या रंगीन चमड़ी वाले लोग हो गए, ये ज़्यादा थे और गोरे जो लोग थे वो कम थे। फिर भी गोरे लोग जो थे इन अश्वेतों पर अत्याचार करते थे। तो गोरे और काले में जो वहाँ टकराव था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा वहाँ को संवैधानिक रूप से एक देश बनाने के लिए। तीसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो लोकतंत्र जहाँ जहाँ होता है वहाँ शासन प्रमुख का नाम जो है संविधान में नहीं रहता है, तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। चौथा है कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बिठाइए, यानी नीचे दिए गए हैं कि कौन से नेता जो है क्या भूमिका निभाई थी इन्होंने संविधान के निर्माण के समय। ये बुक में अलग अलग दिया है, मैंने यहाँ इसको सही करके लिख दिया है, आप इसे देख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने 1928 में भारत का क्या किया था, एक संविधान बनाया था। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजनी नायडू जो थी ये संविधान सभा की सदस्य थी, महिला हैं इसलिए सदस्य हो जाए। तो ये हमने सही मैचिंग कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब दें। यानी जवाहरलाल नेहरू ने जब देश आज़ाद हुआ था तो रात्रि के 12 बजे जो उन्होंने भाषण दिया था, वो भाषण के आधार पर जो है या साक्षात्कार के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो क्या थे प्रश्न? नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? उत्तर लिखेंगे, नेहरू ने अपने नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण में यह कहा है कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है और हमने जो वादे किए थे अब उन्हें पूरा करना है। यानी वादे को पूरा करना है, इसलिए हमारा जो समय है या भारत का जो भविष्य है वो सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। ख प्रश्न है कि नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? तो उत्तर होगा, नया भारत और उसके लोग मानवता की सेवा में अर्थात विश्व कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हैं। यानी भारत के जो लोग हैं वो केवल अब भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए काम करने वाले हैं, मानवता के लिए काम करने वाले हैं, इसलिए पूरे विश्व जो है भारत से जुड़े हुए हैं। ग है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? यानी नेहरू जो थे वो क्या चाहते थे? उत्तर लिखेंगे कि वे संविधान निर्माताओं से ये शपथ चाहते थे कि वे ऐसा संविधान बनाए जो लोक संप्रभु हो। लोक संप्रभु करने का मतलब कि जो निर्णय है वो जनता का हो। तो संप्रभु का मतलब होता है कि लोक मतलब जनता, यानी जनता जो है वो संप्रभु हो, यानी पूरी पावर जो हो वो जनता के हाथ में हो, ऐसा संविधान बनाए। और ऐसा हुआ भी। आज देखें सारा पावर जो है जनता में है। कोई भी नेता मंत्री अगर सही से काम नहीं करते हैं तो जनता उन्हें अगले चुनाव में हरा देती है। छठा प्रश्न है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, उन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। तो क्या उसके मूल्य हैं और उनके क्या क्या अर्थ हैं, इसको मिलाकर के हमने यहाँ लिख दिया है। जैसे संप्रभु, संप्रभु अभी हमने चर्चा करी कि फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, तो ये हो जाएगा संप्रभु। उसी तरह दूसरा है गणतंत्र, यानी शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति हो, यानी वो वंशानुगत न हो या ताकत के आधार पर न हो, बल्कि उसका चुनाव जो है जनता के द्वारा होता हो, तो इसीलिए भारत को गणतंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है बंधुत्व, यानी लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। यानी परिवार में जिस तरीके से लोग आपसी मेल जोल से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, तो उसी तरह से पूरे विश्व के लोग, पूरे भारत के लोग जो है एक परिवार की तरह रहें, मिलजुल करके रहें, ये भावना ही बंधुत्व है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष, यानी सरकार किसी धर्म के निर्देशों का अनुकरण काम नहीं करेगी। यानी सरकार जो है किसी भी धर्म के आदेश जो हैं उनके अनुसार न चलेगी, बल्कि वो धर्म को मानेगी ही नहीं।
और इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म को नहीं मानेगी, यानी किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगी। 7वां प्रश्न यहाँ दिया गया है, आइए इसको देखते हैं फिर इसको समझते हैं फिर उत्तर लिखेंगे। 7वां है कि कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। यानी कितने दिन पहले? कुछ दिन पहले आपको एक पत्र आया, किसके द्वारा? आपके मित्र के द्वारा। और उस पत्र में उसने नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों में, उसके बारे में उन्होंने बतलाया है। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। इनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिया जा सकता है। यानी कुछ लोग कह रहे थे कि जो पार्टी है उनको ज़्यादा पावर दे दिया जाए, और इससे होगा ये कि ज़्यादा जब पावर दे दिया जाएगा तो जो राजा हैं उनके अधिकार जो है ये पावर जो है कम कर लेंगे। एक अन्य पार्टी है जो नया संविधान बनाने की बात कर रही है, यानी कह रही है कि राजा ना हो या मौजूदा संविधान में संशोधन ना हो, बल्कि एक अलग संविधान बने। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यानी इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि वहाँ मौजूदा संविधान में संशोधन हो या नया संविधान बने? तो ये अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे में मैंने आपके लिए एक यहाँ डेमो दे दिया है, आप देख सकते हैं। परीक्षा भवन या वर्ग भवन दोनों लिख सकते हैं, और स्थान का नाम लिख लेंगे, समय और दिनांक जो है लिख लेंगे। स्थान है नेपाल। प्रिय मित्र, आप लिख सकते हैं, तुम कैसे हो? मैं आशा करती हूँ, चूँकि अगर लड़की लिखती है तो करती हूँ कर दूँगा, और लड़का है तो करता हूँ यहाँ कर देंगे। तो करता हूँ कि तुम ठीक होगी, मैं भी अच्छा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे माता पिता भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे माता पिता भी स्वस्थ और अच्छे हैं। ये एक तरीके से कहा जाए कि हालचाल ले लिया गया। फिर हम आएंगे मेन प्रश्न पे। कह रहे मुझे तुम्हारा पत्र 2 दिन पहले प्राप्त हुआ, जिसमें तुम नेपाल के राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा किए थे। इस बात पर मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ। तुम लोग इसको आप लोग बना लीजिएगा, तुम लोग थोड़ा ऑड लगता है। आप लोग वहाँ नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग सरकार से करिए। अगर नया संविधान बनेगा तो उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि नेपाल में अच्छा से अच्छा संविधान बने, जिससे आप लोग की समस्या का समाधान हो सके। नेक्स्ट है कि सब ठीक ठाक है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, नमस्कार नहीं चलता है। जो बड़े लोग होते हैं उनको प्रणाम किया जाता है, तो आप यहाँ प्रणाम लिख लेंगे, ठीक है। तुम्हारा प्रिय दोस्त या तुम्हारी प्रिय दोस्त आप लिख ले, उसके बाद अपना नाम दे दें। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है कि भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, यानी इसमें कितना महत्वपूर्ण मानते हैं किसको, ये हमें लिखना है। जैसे पहला दिया गया है कि अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, यानी उपहार के रूप में दे दिया लोकतंत्र। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया, यानी अंग्रेज़ों के समय में जो प्रांतीय असेंबलियाँ बननी थी उसी में हम लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त करी। किस चीज़ की? लोकतांत्रिक व्यवस्था की, यानी लोकतंत्र में किस तरीके से कामकाज किया जाता है। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, ये मैं नहीं मानता या मानती, लेकिन यह सही है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। आपने देखा है फ्री में नहीं मिला है। आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जो है जान गंवाई है, हाँ, लेकिन उस समय की जो प्रांतीय असेंबलियों में लोग गए उन्होंने देखा कि लोकतंत्र में शासन कैसे होता है, ये हम ज़रूर मानेंगे कि उन्होंने प्रशिक्षण पाया। ख है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया, यानी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों ने जो हमें सताया उसका जो है एक तरीके से कहा जाए कि विद्रोह किया गया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था, यानी ऐसे में भारत स्वतंत्र हो तो इसे लोकतंत्र बनना ही था, क्योंकि फिर अगर लोकतंत्र नहीं होता तो वहीं शोषण वाली बात
आ जाती। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में हमारे नेता स्वतंत्रता के पहले ही लोकतंत्र की बुनियादी बातों पर सहमत थे कि अगर देश स्वतंत्र होता है तो हम क्या क्या लोगों को सुविधाएं देंगे। गए हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। यानी हमारे जो नेता थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए भारत में लोकतंत्र आया। इसके उलट हम देखते हैं बहुत से ऐसे देश हुए जो स्वतंत्र हुए लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं आया, कारण कि वहाँ के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। तो उत्तर लिखेंगे, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। इस कथन से मैं सहमत हूँ, लेकिन अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ, या इसे मैं नहीं मानता या मानती। अब देखिए दूसरे देशों में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किस वजह से वहाँ नहीं आया, ये अलग बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर महत्व है कि हमारे नेताओं के चलते ही भारत में लोकतंत्र आया और इतनी सारी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप इनसे सहमत हैं और अपने कारण बताइए। यानी कथन जो दिए गए हैं आप उससे सहमत हैं तो अपना कारण भी बताएं। जैसे क है कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो इस कथन से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और ये किसी भी कानून यहाँ बोला गया है तो किसी भी कानून का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक विद्यालय का कानून हो गया, एक संस्था का कानून हो गया, तो वो कानून संविधान की बराबरी के कानून नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अर्थों का गठन किस प्रकार होगा। यानी संविधान बतलाता है कि शासन कैसे होना चाहिए। तो मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि संविधान किसी भी देश के सरकार के गठन, उसके कार्य, अधिकार आदि को बतलाता है। आप भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत के संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि एक सरकार जो है वो किस तरीके से गठित होगी, उसके कौन कौन से कार्य होंगे, उसके कौन कौन से अधिकार होंगे, ये सारी चीज़ें जो है लिखी गई है। नेक्स्ट है कि नागरिकों के अधिकारों और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी करना संविधान में स्पष्ट रूप में है। यानी एक नागरिक के क्या अधिकार है और एक सरकार जो है उसके क्या सीमा है, ये संविधान में लिखा गया है। तो लिखेंगे मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि संविधान में सरकार की सीमाओं और नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कि एक मानव है, एक नागरिक है अगर देश का, तो उसको कौन कौन से मेन जो है राइट्स मिले हुए हैं। उसी तरह सरकार जो है अपनी अधिकारों का प्रयोग किस हद तक कर सकती है, उसकी क्या सीमाएं हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। गाय के संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, इसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये हम लोग लिखेंगे, संविधान विभिन्न संस्थाओं की चर्चा करता है। इस कथन से मैं सहमत हूँ, क्योंकि न्यायालय के निर्णय अनुसार ही संस्थाएं चलती है, लेकिन इसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है, इससे मैं असहमत हूँ। यानी जो मूल्य हैं उसको न्यायालय के द्वारा नियंत्रित भी किए जाते हैं। साथ ही साथ संविधान भी बतलाता है कि एक संस्था जो है उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए या किन किन नियमों का पालन करना उनके लिए ज़रूरी है। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का विश्व के दूसरे देशों के संविधान से तुलना करें। उत्तर लिखेंगे, भारतीय संविधान की तुलना विश्व के दूसरे देशों के संविधान से करते हैं तो हमें निम्नलिखित जानकारियाँ मिलती है। पहला, संविधान की तुलना का प्रथम आधार शासन प्रणाली है। इस क्रम में हम यह पाते हैं कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, तो फ्रांस में एकात्मक, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ स्वतंत्र हो गया, राजतंत्र प्रणाली है, राजतंत्र वाली एकात्मक शासन प्रणाली है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक, तो फ्रांस में अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि भारत की विधायिका में उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, जबकि अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के उच्च सदन को सीनेट और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं। चौथा है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जबकि अमेरिका में संघ और राज्य के लिए अलग अलग न्यायालय है। पांचवा पॉइंट बनाएंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन करना कठोर भी है और सुगम्य भी है,
जबकि अमेरिका, फ्रांस व जर्मनी में संशोधन की विधि बहुत ही ज़्यादा कठोर है। छठा है कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के संविधान भारतीय संविधान की तुलना में बहुत छोटे हैं। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। आठवां लिखेंगे, सातवां पॉइंट लिखेंगे, भारत के संविधान में नागरिकों का मूल कर्तव्यों को भी चर्चा किया गया है तथा कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है, जबकि ब्रिटेन में आज भी राजमुकुट के आधार पर राजतंत्र विद्यमान है। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उससे सहमत हैं? अपने कारण को बतलाइए। जैसे कहा है कि भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, इस कारण हिंदुओं को विशेषाधिकार प्राप्त है। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्म को लेकर के यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। कहा है भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है। तो भारत एक गणराज्य है, मैं इस कथन से सहमत हूँ, परंतु यहाँ राष्ट्रपति का पद वंशानुगत है, इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। ग है नागरिकों के साथ उनकी गति नहीं जाति हो जाएगा। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि सभी लोग को समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ग है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? तो लिखेंगे हाँ, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या साधारण नागरिक, सभी पर एक समान कानून लागू होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है? तो साम्यवादी शासन जो है वो भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है। और अंतिम है, भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के कौन कौन से नेता सक्रिय थे? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये भारत के सक्रिय नेता थे, जो भारतीय संविधान सभा के निर्माण में शामिल थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। अगर इसके अलावा भी आपसे अगर किसी भी प्रश्न का हल नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसे बतलाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।